चलिए, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश। कल की तैयारी, रिकॉर्ड निचले स्तर पर अब रुपया है। आज क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे चीनी शेयरों के लिए क्या है तेजी के ट्रिगर, और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज क्या है वो करेंगे हम 6:20 पर। चलिए, सबसे पहले बाजार में आज क्या रुख रहा। बाजार में आज ऊपरी स्तर से बिकवाली हावी रही। निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 200 से ज्यादा अंक गिरकर 15,810 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 100 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी दिखी 125 अंकों की गिरावट। दिन भर बाजार में किस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रियंका उपल आनंद के पास। बिल्कुल, शुक्रिया। देखिए, आज दिन भर के कारोबार में दोनों तरह के ट्रेड्स आप देखें तो आज मॉर्निंग में पहले तो आपको जितने भी जो कल ट्रेडर्स लॉन्ग करके गए होंगे उनके लिए क्लियरली एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल ले रहा, क्योंकि बाजार ने 16,000 तक के ऊपर के लेवल दिखाए, लेकिन वहाँ से सस्टेन नहीं हुआ। और उसके बाद बाजार, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन भी थे बाजार के लिए, तो वहाँ से प्रेशर जो क्रिएट हुआ और गेंस पहले इरोड हुआ, और उसके बाद बाजार को आपने देखा कि लास्ट 1.5 आवर में तो 15,800 के आसपास रेंज में कारोबार करने के बाद उसके बाद 15,800 के पास ही क्लोजिंग भी देखे गया है बाजार। तो दोनों तरह के ट्रेड्स, बियर्स ने भी पैसे कमाया होगा मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में, और बुल ने भी। तो एक बड़ी रेंज में आज ट्रेड हुआ दिन भर में, और सुबह जहाँ सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बाद में आपको गेंस इरोड होते हुए दिखाई दिए। आज जो शॉर्ट स्क्वीज क्लियरली लग रहे थे वो लग रहे थे मेटल में, स्टील स्टॉक्स में, लेकिन आप लास्ट आवर में देखें तो हिंडाल्को, एल्यूमिनियम काउंटर्स, वहाँ एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी पे जो दिन भर के जो ट्रेड्स होने के बाद, सेटल होने के बाद, लास्ट आवर में जो क्लोजिंग के साथ जो गेनर्स रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थे। वो आपको स्टॉक्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, रिलायंस ने हालांकि ना बाजार को नीचे की तरफ खींचा और ना कोई सपोर्ट दिया। शायद एक टेक्निकल बाउंस बैक था, क्योंकि रिलायंस हो, ओएनजीसी हो, इतनी अच्छी खासी गिरावट होने के बाद अब वहाँ पर थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी सी दिखाई दी। कोई शॉर्ट साइड के फर्दर नहीं दिखे, ना ही लॉन्ग के ट्रेड्स दिखाई दिए। लेकिन आज फाइनेंस काउंटर्स, बैंकिंग स्टॉक्स में भी गेन इरोड हुआ, जहां की बैंकिंग सुपर बुलिश लग रहा था फर्स्ट हाफ तक, लेकिन उसके बावजूद भी आप फाइनेंस काउंटर्स देखें, मेजरली ऑन द बैक ऑफ गुड बिजनेस अपडेट्स, अच्छे डिसबर्सल्स आ रहे हैं। चाहे मिनिमम फाइनेंस की बात करें, मैक्स फाइनेंशियल की बात करें, बैंक्स के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए हैं। उसके फ्रंट पे आप देख रहे हैं तो आपको फाइनेंस काउंटर्स अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। एएमसी स्टॉक्स, इंश्योरेंस स्टॉक्स, वहाँ पर आपको एक बाइंग का बाउट दिखाई दिया। जितने भी कमोडिटी यूजर्स है, वाइट गुड स्पेस के हैं, हेवेल्स हो, यहाँ पर क्रॉम्पटन हो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो, इनमें आपको अच्छा एक बाइंग बाउट दिखाई दिया। होटल स्टॉक्स आपको फिर भी उसमें इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दिए, और साथ ही आपको एएमसी स्टॉक्स हो, इंश्योरेंस स्टॉक्स हो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आपको दिखाई दी। लास्ट आवर में तो आपने देखा जब यूएस फ्यूचर्स वहाँ से जब सिग्नल्स नेगेटिव हुए, प्रेशर के आए, यूएस डॉलर इंडेक्स ने 105 का लेवल फिर से क्रॉस किया। इनफैक्ट 52 वीक हाई से भी ज़्यादा 2002 के बाद की आपने लेवल्स, हायर लेवल्स देखे यूएस डॉलर इंडेक्स पे, जिसका क्लियरली सेंटिमेंट आपको यूएस मार्केट, पहले तो फ्यूचर्स लाल निशान में हुए, कल यूएस मार्केट्स बंद थे, इसलिए वहाँ के कोई ट्रिगर आज मॉर्निंग के लिए नहीं थे। लेकिन आज जब जो डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में स्लिप हुए, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बाजारों को रिएक्ट करते हुए, इंडियन मार्केट्स को रिएक्ट करते हुए देखा, और उसका आपने क्लियरली सिग्नल देखा कि 15,800 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी। आज तो एक रेंज फिर से आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है। देखना होगा, कल क्रूशियल होगा कि 15,800 को अगर हम स्लिप करते हैं, इसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या हम नीचे और स्लिप करते हैं या फिर यहाँ से संभल जाते हैं। चलिए, कल की तैयारी के लिए हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतिलेश पावस्कर, रिसर्च एनालिस्ट तनिषा एकेडमी से, और आशीष महेश्वरी, डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक से। मैं आप दोनों से, नीतीश चरण, आशीष सर, पहले ये पूछना चाहूँगा, आप आज के बाजार के मूवमेंट को या इस हफ्ते के बाजार के मूवमेंट को कैसे देखते हैं? जैसे कि बसंत महेश्वरी ने हमसे सुबह बात करते हुए कहा था कि शायद तक ये निचला स्तर बन चुका है, इसके नीचे मार्केट जाएगा। क्या आप दोनों इससे इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले आशीष सर आपसे लूँगा, फिर नीतीश सर आपके पास आऊँगा। जी बिल्कुल, आज इनफैक्ट सुबह तो ऐसा लग ही रहा था, जब तक यूरोपियन मार्केट ओपन नहीं हुए और डॉ फ्यूचर ने गिरावट का दौर नहीं दिखाया, तब तक ऐसा कोई बाजार में पैनिक सेलिंग जैसा माहौल नहीं था। बट मेरा मानना है जो बाजार को लेकर एक जो चिंता हुई है अभी की, जो रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है, तो जो 79.30 तक रुपए आ गया, ये एक शॉर्ट टर्म में चिंता का विषय है मार्केट्स के लिए, और उस पर थोड़ा सा मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। तो अभी जो सेक्टर जो जहां पर इंपोर्ट डोमिनेटेड ज्यादा है, उन पर थोड़ा कॉशियस व्यू रखने की जरूरत है।
और मेरा मानना है जो एक्सपोर्ट डोमिनेटेड सेक्टर्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा करने लगेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल माउथ वाटरिंग लेवल है उनके एक्सपोर्ट्स के रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट चूंकि डॉ फ्यूचर्स में जो नेगेटिविटी बनी हुई है और यूरोपियन मार्केट भी साथ नहीं है, तो बाजारों में जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मेरा मानना है वो बनी रहेगी। मिथिलेश सर, क्या आप भी इसी व्यू को रखते हैं कि अभी जो मार्केट है वह अपने बॉटम पे और अब यहाँ से आगे बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है? मैं तो यहाँ से उल्टा ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से और तेजी से फिसलते हुए हमें देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग में 7 बजे के शो भी मैंने अपडेट किया था कि जैसे ही मार्केट में कुछ ऊपरी लेवल के आसपास दिखेगा 16,000 के आसपास, तो हमें वहां पे बिकवाली करना है। और ये भी चीज मेंशन की थी 16,100 तक भी अगर मार्केट जाता है तो भी हमें बिकवाली करके ही जाना है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे 16 जून की जो एक कैंडल बनी थी वहां पे जो 500 से 600 पॉइंट का जो डैमेज हुआ था वो रिकवर करने के लिए हमें 12 से 13 दिन लगे वो लेवल्स के ऊपर जाने के लिए। और मॉर्निंग में मैंने ही कहा था कि अगर कुछ ओपनिंग ऊपर की साइड में जाती है तो हमें वहां पे बिकवाली करके ही जाना है, और बिकवाली और तेजी से हमें देखने को मिल सकती है। जो लेवल्स में अभी देख रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर, वो 15,380 ये मेरा इमीडिएटली लेवल है। और उसके बाद अगर उस लेवल के भी नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो हम लोग वो 14,500 और 14,000 का जो लेवल सब लोग डिस्कस कर गए हैं वो शायद मुझे आते हुए लग रहा है। तो मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा सेल ऑन राइज का ही व्यू होगा मार्केट में। चलिए, एक जो क्यू है जो मार्केट को लगातार मार्केट की उस पर नज़र है, वो है रुपए की कमज़ोरी जो है वो थमने का नाम नहीं ले पा रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए फिर से नए स्तर पर पहुंच गया। रुपए में कमज़ोरी की क्या है सबसे बड़ी वजह, आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, बताने के लिए मतलब विश्वमोहन जुड़ रहे हैं। उसके बाद फिर रुपए से जुड़े सेक्टर्स में क्या क्या, एक्सपोर्ट सेक्टर्स में किस तरह की हमारी व्यू होनी चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विश्वमोहन हमको बताएं क्या वजह है इस तरीके की जो रुपए में गिरावट आई है, और क्या लंबे समय तक आपको लगता है कि इस तरह की गिरावट बनी रहेगी? देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया आज 79 रुपये 38 पैसे के नीचे स्तरों तक फिसल गया। हालांकि आखिर में बंद 79 रुपये 37 पैसे के स्तर पर हुआ। महीने भर की अगर बात करें तो करीब 2.25% की गिरावट रुपए में डॉलर के मुकाबले आ चुकी है, और 2022 में 6.5% से भी ज़्यादा की कमजोरी अब तक रुपए में आ चुकी है, और आज आधे % की से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार FIIs की डोमेस्टिक मार्केट में बिकवाली हो रही है। डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है, जो 2 दशक का सबसे ऊपरी स्तर है। 2002 की शुरुआत में इस तरह के लेवल देखने को मिले थे, और वो लेवल अब वापस से डॉलर इंडेक्स में अब भी देखने को मिल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत होता जा रहा है। इससे कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे इंडिया के लिए। और इंडिया में अगर कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि जो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं बहुत सारी कमोडिटी, अगर वो इंपोर्ट अगर महंगा होता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और कैट बढ़ता जाएगा। उसका असर यहाँ पर रुपए पर लगातार हावी हो रहा है। और फेड का रुख जिस तरह से सख्त है उससे लगातार डॉलर भी मजबूत हो रहा है, और जुलाई की जो बैठक है उसमें भी फेड 3/4% तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। डॉलर में आगे भी मजबूती की ही संभावना जताई जा रही है, और कैश में डॉलर की शॉर्टेज हो गई, सप्लाई कम है, उसका भी फायदा मिल रहा है, और सेफ हेवन के तौर पर अब डॉलर की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो रुपए को कमजोर कर रहे हैं, और रुपया ही नहीं बाकी जो एशियन करेंसीज है या इमर्जिंग मार्केट की करेंसी है वहां पर भी ये दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है और बाकी करेंसी कमजोर हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विश्वमोहन इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आशीष सर, जैसे कि आपने कहा था कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या आपको लगता है कि इस समय करंट लेवल्स पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं और आईटी की जो बेट्स हैं उन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, उन पे हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए हमारा? जी, मेरा मानना है कि 3-4 सेक्टर जो आप लाइमलाइट में रहेंगे। सबसे पहला तो ऑटोमोबाइल एज अ सेक्टर, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपना एक्सपोर्ट का जो बेस है उसको काफी बढ़ाया है, और जो चाइना का जो एक्सपोर्ट कम हुआ है उसका काफी कुछ शिफ्ट ऑलरेडी भारतीय ऑटो मेकर्स को हो चुका है। तो बिल्कुल एक ऑटोमोबाइल मेरा पिक नंबर 1 रहेगा। आईटी में जरूर इसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है, बट चूंकि इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ने वाले हैं तो उसके कारण से जो नए ऑर्डर्स हैं उसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। तो आईटी को आंख बंद करके हमें बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रह के यहाँ पर बाइंग करने की सलाह रहेगी। तो थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तीसरा मेरा मानना है अब दोबारा से फार्मा सेक्टर में भी अब थोड़ा सा
रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी एक प्रीडोमिनेटली एक्सपोर्ट डोमिनेटेड सेक्टर है, तो फ्रंटलाइन कंपनियां यहाँ पे अच्छा करेंगी। और चौथा रहेगा मेरा मानना है एफएमसीजी सेक्टर, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से बेनिफिट या डॉलर से बेनिफिट नहीं होगा, बट चूंकि मॉनसून अच्छा है तो उसके कारण से कंजम्पशन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो थोड़ा एफएमसीजी पे भी सिलेक्टिवली ध्यान रखना चाहिए। जी चलिए, आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो नितिलेश, आपका क्या व्यू है? क्या लार्ज कैप आईटी देखें? क्या आपको लगता है मिड कैप आईटी में कोई अच्छे मौके मिल रहे हैं? वैल्यूएशन के हिसाब से बाइंग कहाँ करी जा सकती है आपके हिसाब से? देखेंगे आईटी काउंटर में तो विप्रो एक अच्छा खासा कैंडिडेट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना है हमें। जब तक ये 430 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाएं। जैसे कि सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि आग बंद करके नहीं लेना है। कभी कभार ऐसे हमें लगता है कि यहाँ पे मंदी नहीं आएगी और वहीं से मंदी क्या होती है, एक्सटेंड होती है। तो वेट एंड वॉच करके लेवल्स के हिसाब से हमें लेना है। तो जैसे कि विप्रो हुआ 430 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट दे देगा तो उसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है। उसके बाद टीसीएस में भी हम लोग वेट एंड वॉच करें। अगर ये 3300 के ऊपर अगर ये सस्टेन होना चालू कर देगा तो फिर से इसमें उछाल देखने को मिल सकता है। अगर निचले लेवल के इस पे अगर कुछ एक्यूमुलेट करना होगा तो विप्रो की मेरा जो लेवल बन के आ रहा है वो 355 से लेके 340 ये लेवल तक अगर विप्रो चला जाता है तो वहां पे बाइंग किया जा सकता है। जी सर, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की बात करें, आपने ऑटो की बात तो करी, लेकिन ऑटो से ज़्यादा अभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑटो कंपोनेंट्स है एज अ मार्केट, और अब जो बड़े बड़े नाम हैं वो काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। क्या आपको वहाँ पे कोई अच्छे मौके दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऑटो कंपनी के साथ में ऑटो एंसिलरीज को भी इसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे भारत फोर्ज जैसी कंपनी है जिसको बिल्कुल आपकी रडार पे रखना चाहिए, सोना कॉमस्टार को आपकी रडार पे रखना चाहिए जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है। इसके अलावा जो कंपनियां मुझे दो और पसंद हैं जो 5-5 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे है, सबसे पहले जेबीएम ऑटो जिसमें ईवी की स्टोरी भी है और उसके साथ में ऑटो एंसिलरी का भी उनका जो मेटल फैब्रिकेशन का बड़ा काम है, और जमुना ऑटो भी एक मुझे स्टॉक पसंद है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि लीफ स्प्रिंग की और जो पार्बोलिक स्प्रिंग जो एक कोर है मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का, उसकी डिमांड में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये 3-4 स्टॉक्स पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए। और जैसा मैं दोबारा कहता हूँ, जैसा केमिकल सेक्टर में हमने एक बुल रन देखा था 2021 में, ऐसा ही सेम रन आपको ऑटो और ऑटो एंसिलरी में 2022 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपनी बेट्स को सिलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चीनी शेयरों में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। चीनी शेयरों के लिए क्या है ट्रिगर, जानते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश बताएं। देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के हिसाब से अब 12% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और 15% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर भी एक्साइज कंसेशन का बेनिफिट मिल सकता है। इसे भी E10 कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि 12% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में जहां पर कि 88% पेट्रोल है वहां पर एक्साइज ड्यूटी देना होगा, जबकि 12% जो कि एक्चुअल में इथेनॉल है वहां पर 5% जीएसटी ही लगेगा। उसी तरीके से 15% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में 85% पर एक्साइज ड्यूटी देना होगा और 15% पर जो रिड्यूस्ड 5% जीएसटी है वही सिर्फ देना होगा। जहां तक फाइनल टैक्स ट्रीटमेंट का सवाल है तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वहां पर टैक्स जो है वो नील रहेगा नए नोटिफिकेशन के हिसाब से। जहां तक हाई स्पीड डीजल पर टैक्स ट्रीटमेंट का सवाल है, एक्साइज कंसेशन का सवाल है, उन्हें भी इसका फायदा मिल सकता है अगर हाई स्पीड डीजल में 20% बायोडीजल की जो ब्लेंडिंग हो वो हुई हो। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उन्हें भी एक्साइज कंसेशन का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इससे एक तरफ जहां सरकार को पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग में बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, डीजल में बायोडीजल ब्लेंडिंग में बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी आने वाले दिनों में इसका फायदा हो सकता है। क्या इस खबर के बाद अब चीनी शेयरों में अभी बाइंग के मौके हैं या आपको लग रहा है फैक्टर इन हो गई ये खबर?
नहीं, खबर फैक्टर इन हो चुकी है। मेरा मानना है कि सरकार ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे स्टेप्स लिए हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा के, और उसको हमने फैक्टर इन ऑलरेडी स्टॉक्स में कर लिया है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो अभी कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है, तो चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, शुगर हो, तो सभी तरफ जो प्राइसेस है वहां पे फॉल देखने को मिला है। तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज, इसीलिए जब भी मार्केट में इथेनॉल ब्लेंडिंग और सबको लेकर आती है, लिक्विडेशन हमें जरूर स्टॉक्स में देखने को मिलता है ऊपर लेवल पे, या सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो उनका जो कोर बिजनेस है शुगर मैन्युफैक्चरिंग का, उस पर ध्यान देना चाहिए, और वहां पर अभी थोड़ा सा प्रेशर नजर आता है। तो मेरी सलाह अभी नहीं रहेगी कि आप हम नया एक्सपोजर लें शुगर सेक्टर पे। थोड़ा सा स्टॉक्स को सेटल डाउन हो जाते हैं, होने देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्लांट बनाते हैं, जैसे प्राज इंडस्ट्रीज है, या श्री रेणुका शुगर के पास में भी एक सब्सिडरी है जो इथेनॉल प्लांट बनाती है, इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखी जा सकती है। नितलेश, इसी सवाल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कि अगर हमें एथनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े या इस खबर से जुड़े स्टॉक्स में अभी हम कुछ नहीं करना है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं आपके हिसाब से, कौन से ऐसे काउंटर हैं जहां पे नज़र रखनी चाहिए, अगर मौके मिले तो कहीं थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहें, या आपको लगता है कि बहुत ओवर वैल्यूड है? थोड़ा सा मैं एक बलरामपुर चीनी की तरफ देख रहा हूँ, 380 या फिर 390 इस रेंज के ऊपर अगर ये काउंटर सस्टेन होता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग इसमें पोजिशनली बाय करके जा सकते हैं। मैं क्लोजली इसको ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो मेन बेस है वो 350 से लेके 340, अगर इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देगा तो इसमें दिक्कत की बात होगी। तो फिर वो लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो वैलिड नहीं होंगे। तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, 380 से लेके 390 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट या फिर नहीं होता है। चलिए, वायर और केबल कंपनियों में आज तेजी का एक्शन देखने को मिल रहा है, वहाँ क्या ट्रिगर है? हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सौमित सरकार, सौमित बताएंगे। सौमित बताएं। केबल और वायर इंडस्ट्री वाले कंपनीज आज फोकस में है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक शार्प ड्रॉप दिखा है। अगर आप Q1 FY23 का एवरेज प्राइसेस देखेंगे तो कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर कॉपर के प्राइसेस में करीब 20% का डिक्लाइन देखने को मिला है, और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में करीब 30% का डिक्लाइन देखने मिला है। अब अगर आप देखेंगे तो कॉपर और एल्यूमिनियम की रॉ मटेरियल है किसी भी केबल और वायर कंपनी के लिए, करीब 57% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉपर और एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट करते हैं। बट हमें ये भी पता चल रहा है कि कोई भी शार्प डिक्लाइन या राइज जो और RM प्राइसेस में हमें देखने को मिलते हैं, वो इमीडिएटली कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाता है। तो ज़्यादातर बेनिफिट नहीं मिलता है अगर प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं तो फिर भी। बट जब भी प्राइस डिक्लाइन होते हैं या डिक्लाइन होने की संभावना मालूम पड़ती है, तब इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग जल्दी होने शुरू हो जाती है, जो कि पॉजिटिव हो सकता है किसी भी केबल और वायर कंपनी के लिए। अब सेंट्रम के चैनल चेक से हमें ये भी पता चल रहा है कि करीब 8 to 9% का प्राइस कट ऑलरेडी ले लिया गया है, क्योंकि प्राइसेस कॉपर और एल्यूमिनियम के कम हो रहे थे। उसी के साथ डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि जो डिमांड सिनेरियो था वो जून महीने में थोड़ा वीक था, क्योंकि सीजनल वीक भी है, और काफ़ी सारे बायर्स अपने परचेज को डिफर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस और गिरेंगे तो आगे जाके उन्हें और सस्ते में ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। और ओवरऑल H1 FY23 में भी डिमांड सिनेरियो काफ़ी वीक रहा है, बट H2 के लिए डीलर्स काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि प्राइसेस भी गिर चुके हैं और आगे जाके डिमांड और एक्सपेक्ट कर रहे हैं केबल और वायर का आगे चलते। नितलेश, ये तो जो बात कही सौमित ने वो तो हमें बोलिए कि भाई जो केबल और वायर वाली कंपनियां हैं, पर क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके की गिरावट अब हम थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स में देख रहे हैं, थोड़ा कूलिंग ऑफ आ रही है, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे सेक्टर्स में भी इनका काफ़ी सारा एक्सपोजर रहता है? क्या आपको लगता है कि एक रॉ मटेरियल प्राइसेज जो बहुत हाई चल रहे थे वो गिरेंगे और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा मार्जिन्स में? FMCG को हम लोग क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, तो वहां पे वेट एंड वॉच करना होगा। जैसे कि ITC मेरा फेवरेट पिक होगा। अगर ये किस गिरावट में अगर 260 से लेके 255 इस रेंज में अगर मिलता है, जैसे मार्केट गिरने वाला है तो उस हिसाब से उसमें बिकवाली भी देखने को मिल सकती है, तो वहां पे इसमें एक्यूमुलेशन करने की राय होगी। और दूसरा जो काउंटर होगा वो HUL का होगा। HUL या फिर डाबर में अगर 540 के ऊपर अगर ये निकल के सस्टेन होता है 1 से 2 दिन के लिए, तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 600 से लेके 650 ये लेवल के लिए आप प्लान कर सकते हैं। आशीष, ITC को आप किस तरीके से देखते हैं? ITC जैसे
से ऊपर गया सबसे ज़्यादा अगर मैं मिस करता हूँ तो वो ट्विटर पे जो मीम्स बनते थे उनको करता हूँ, लेकिन अब तो चलिए उसके बहुत आगे निकल चुके हैं हम। आपका क्या व्यू आईटीसी पे? क्या आपको लगता है कि ये 350 के ऊपर जाएगा स्टॉक, जो कई बार बोला जा रहा है, उम्मीद लगाई जाती है? देखिए, हमने देखा पिछले 2-3 दिन से जब रिलायंस ने निफ्टी के लिए अपनी लीडरशिप छोड़ा तो आईटीसी ने ही इंडाइसेस को लीड किया, और अब उसके पीछे कई रीजन ये बन रहे हैं। सबसे पहले तो एफआईज अपनी हिस्सेदारी कंपनी में क्वार्टर ओवर क्वार्टर बढ़ा रहे हैं, तो उनका एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर है, जबकि दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने देखा वो लिक्विडेट कर रहे हैं। तो पहला कंफर्टिंग फैक्टर ये है कि कोई बहुत बड़ा इसमें सेलिंग नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो उनकी कई प्रोडक्ट्स की सेल है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुकी है, चाहे वो सिगरेट हो, होटल हो, पेपर बोर्ड का उनका बिजनेस हो, या एग्री का बिजनेस हो, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उनके 3-4 कोर अर्निंग बिजनेस है और एक तो लॉस मेकिंग बिजनेस एफएमसीजी का है, जो एक अभी साइजेबल लेवल पे बढ़ चुका है, जहाँ पे पिछले साल से इस साल में उन्होंने बात की है कि करीब 40% की ग्रोथ है एफएमसीजी बिजनेस में, और टफ कंपटीशन वो एचयूएल को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में मौका यूज करना चाहिए आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। इनफैक्ट 330-340 तक मेरा इसके स्टॉक के लिए टारगेट इस साल के अंत तक का रहेगा। चलिए बात करते हैं सीमेंट सेक्टर्स की। सीमेंट सेक्टर पर जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में क्या है उस जांच बताने के लिए हमारे साथ मानसी दवे जुड़ गई है। मानसी, बताएं क्या है रिपोर्ट में? सीमेंट सेक्टर ब्रोकरेजेस के रडार पर है और जेपी मॉर्गन की सीमेंट सेक्टर पर एक रिपोर्ट आई है और डालमिया भारत पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। इस रिपोर्ट में 1680 के टारगेट्स डालमिया भारत के लिए सुझाए गए हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कॉशियस नजरिया फिलहाल सीमेंट सेक्टर पर अपनाना चाहिए और आगे चलकर अर्निंग्स में कोल प्राइस और कॉस्ट में किस तरह के लेवल्स आते हैं उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। प्राइस पावर लिमिटेड है, क्योंकि प्राइस में हमने देखा है कि एक रिवर्सिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जहां पर प्राइस हाइक लगातार सीमेंट कंपनियों में देखने को मिल रहे थे, अब प्राइस कट के सिनेरियोज आते हुए देखने को मिले हैं। अर्निंग्स आउटलुक जो है वो भी कह सकते हैं वॉलेटाइल रह सकता है। सेकेंड हाफ रिकवरी जो है टोटली डिपेंडेंट होगी कोल और एनर्जी प्राइस फॉल किस तरह से होते हैं और उन पर एक इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिलता है। एस्टिमेट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर के जो लोज हैं उसे सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने को मिल सकती है। कोल प्राइस डिक्लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर नज़र रखनी होगी, ना कि प्राइजेस पर, क्योंकि प्राइस का ट्रेंड रिवर्स होता हुआ अब दिख रहा है। मीडियम टर्म इशू इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैपेसिटी एडिशंस भी हैं, क्योंकि लगातार कैपेसिटी एडिशंस जो सीमेंट कंपनियां कर रही हैं इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा सप्लाई साइड पर, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक ट्रेंड भी इस रिपोर्ट में सुझाया गया है कि डिमांड जो है वो पोस्ट रेन्स यानी कि सेकेंड हाफ में सुधरती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि क्लियरली फिलहाल मॉनसून सीजन में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती दिखेगी और इसी का इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि सीमेंट डिमांड पर पड़ेगा और मॉनसून खत्म होने के बाद सेकंड हाफ से रिकवरी आती हुई नजर आएगी। तो क्लियरली एक कॉशियस नजरिया है सीमेंट स्पेस पर, लेकिन डालमिया भारत पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी गई है जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट में। चलिए अब वो घड़ी आ गई है। कौन सी घड़ी है? घड़ी है और वक्त है वीआईपी शेयर का। चलिए नितिलेश, आपसे शुरू करते हैं। क्या है आपके वीआईपी शेयर जो कि हमारे दर्शकों के लिए कल की तैयारी बेहतरीन करा सकते हैं? जी सर, दोनों जो कॉल्स होंगे वो मेरे सेल साइड के ही होंगे। पहला जो काउंटर होगा वो वर्लपूल का काउंटर होगा। अगर हम लोग इसको चार्ट को स्टडी करेंगे आवरली चार्ट के ऊपर, तो जैसे ही ये काउंटर 1545 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो इसमें हमें बिकवाली करना है। 1570 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करना है, मेंटेन करना है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो 1500 से लेके 1490 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर होगा वो मेरा होगा चोलामंडल इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंस। तो वहां पे हमें बिकवाली करना है 645 से लेके 647 इस रेंज में बिकवाली करना है। 665 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और नीचे में जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे वो 610 रुपए के होंगे। ये जो भी काउंटर्स मैंने डिस्कस किया है वो फ्यूचर्स में करना है। 2 से 4 दिन का बिकवाली का ट्रेंड आपको इसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि लेवल्स जो है वो स्पॉट्स के लेवल है और जो एक मॉर्निंग में ट्रेड दिया था मैंने M&M का सेलिंग कॉल, उसको कंटिन्यू करना है। आशीष, आपकी क्या राय रहेगी? जी, मेरा एक बाय कॉल रहेगा फंडामेंटली और उसका नाम है LG इक्विपमेंट लिमिटेड। 370 के लेवल पे बाय करने की
डाला है और 500 रुपए का तक भी इसमें प्राइस टारगेट पॉसिबल है यदि इसको होल्ड करके रखते हैं तो। अब अगर इसके पीछे जान लेते हैं, सबसे पहले तो लास्ट क्वार्टर के कंपनी के जो नतीजे थे बहुत बेहतरीन थे। यदि हम दिसंबर में प्रॉफिट देखें तो जो 42 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के इस लास्ट क्वार्टर में करीब 72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा एफआई जिन दूसरी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट कर रहे हैं और मुझे वो कंपनियां पसंद है जहां पर वो हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें से एक कंपनी ये भी है। पिछले साल से इस साल में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में 23% से बढ़ा के 27% कर लिया है। अब रीजन ये है कि जो एयर कंप्रेसर है इसका ये ग्लोबल प्लेयर है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जो टॉप 8 एयर कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है उसमें से एक एलजी इक्विपमेंट का नाम है। और अब उनका बिजनेस जो 50% बिजनेस है वो एक्सपोर्ट के थ्रू आता है यूरोप और यूएसए मार्केट से, तो वहां पर काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है जो प्रॉफिट कंपनी का है जो 110 करोड़ का था FY21 में, FY24 में जाके कम से कम 300-350 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी करने वाली, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और 10 रुपए EPS में उम्मीद कर रहा हूँ FY24 में। तो अभी भी 36-37 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है जो काफी अट्रैक्टिव है। लुकिंग एट की जो उनकी ग्रोथ है रेवेन्यू में मैं डबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 2 साल में इनफैक्ट, और नेट प्रॉफिट 3 टाइम्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे काफी पसंद है ऐसे स्टॉक इस लेवल पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को कल की तैयारी कराने के लिए। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखते रहिए 18 प्रदेश, क्योंकि आगे आ रहा है आप किंग है, यानी कि कंज्यूमर इसके।